अस्सलाम वालेकुम। हम कैमरे जो लेवल इकनॉमिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है और आज हम एक ओवरऑल ओवरव्यू देने जा रहे हैं इकनॉमिक्स के कोर्स का और थोड़ा सा एग्ज़ामिनेशन स्टाइल किस तरह से आप खास तौर पर पेपर 2 के हवाले से कि किस तरह से आप चीज़ों को अटैम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर इकनॉमिक्स को देखें तो आप कहेंगे कि भाई इसको हम माइक्रो में मैक्रो में तोड़ सकते हैं। दो बुनियादी इसके टुकड़े हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इसको आप चैप्टर्स में ही तोड़ें, माइक्रो मैक्रो में ना तोड़ें, क्योंकि माइक्रो मैक्रो के अंदर फिर पॉलिसी मेकिंग के अंदर तोड़ना है तो फिर वो आ, आपका जो कोर्स मटेरियल है ना जिस तरह से वो टूटा हुआ है उसी तरह से तोड़ें इसको। तो कोर्स मटेरियल के अतबार से आपकी इकनॉमिक्स के जो सेक्शंस हैं वो नंबर 1 है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कि बुनियादी तौर पे आपको थोड़ी सी हिंट देता है कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो यानी स्कैरसिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और फिर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम देखते हैं पीपीसी के ऊपर। ठीक है, तो ये पूरा एक सेक्शन है, ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन है। इसमें आपको थोड़ा सा समझाया गया है कि इकोनॉमिक्स किस तरह से डील करती है चीज़ों को और ग्राफ कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हो रहा है। एक तरफ कैपिटल गुड्स हैं, एक तरफ कंज्यूमर गुड्स हैं, तो किस तरह से हम ये देख रहे हैं कि कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक की प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूसरे की कम होगी। तो ग्राफ के अंदर मूवमेंट कैसे होती है ये बुनियादी तौर पे इस चैप्टर में समझाया गया है। तो इसका इसका बुनियादी मकसद जो है वो एक तो है कि आपको इकोनॉमिक्स से इंट्रोडक्शन देना है और आपको इतना ग्राफ का और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का अंदाज़ा हो जाए कि आप अगले चैप्टर समझ सकें। दूसरा चैप्टर ज़ाहिर है पूरा का पूरा जो है वो डिमांड और सप्लाई, मार्केट सिस्टम। हालांकि चैप्टर का नाम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसको कहूँ कि मार्केट सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है ऑन अ माइक्रो लेवल। तो इसमें हम डिमांड की बात करेंगे, सप्लाई की बात करेंगे। डिमांड की बात, सप्लाई की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, प्राइस की बात करेंगे। इक्विलिब्रियम और प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटीज की बात करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो डिमांड, सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इक्विलिब्रियम, और फिर जाहिर है मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर और फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, ये एक टॉपिक ख़त्म हो गया। उसके बाद हम आ गए ऑन एन एग्रीगेट लेवल इकोनॉमी कैसे ऑपरेट कर रही है। तो उसमें सबसे पहले जो जो टॉपिक हमने देखा वो देखा जिसको मैं कहता हूँ फैक्टर्स इन मैक्रो इकोनॉमी। अब ये मैक्रो इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल जैसे वो चैप्टर था ना पहला वाला जिसमें आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम दिखाया गया था। ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक था जिससे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को फिर हमने ड्राइव किया है। बिल्कुल ऐसे ही ये एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है फैक्टर्स इन मैक्रो इकोनॉमी, जिसमें बताया गया है फर्म्स क्या होती हैं, जिसमें बताया हाउस होल्ड क्या होते हैं, जिसमें बताया गवर्नमेंट का क्या रोल है, जिसमें बताया ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स, लेबर, जिसमें बताया है बैंकिंग और मनी कैसे ऑपरेट करती है। तो ये कॉर्नर स्टोर्स हैं मैक्रो इकोनॉमी के। अगर आपको याद हो मैंने आपको इसमें 4 सेक्टर मार्केट, 4 सेक्टर ओपन मार्केट का दिखाया था बना के, याद है। हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर जो है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, हाउस होल्ड लेबर प्रोवाइड करता है और लैंड प्रोवाइड करता है और बिजनेस जो है वो इनको गुड्स एंड सर्विसेज देता है ना। फिर हाउस होल्ड इसके बदले इनको क्या देते हैं, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइसेस ऑफ सर्विसेज। और बिजनेस सेक्टर इनको क्या विश करता है, लैंड के बदले
रेंट, लेबर के बदले वेजेस। फिर अगर कैपिटल भी हाउस होल्ड से ही ले रहा है बैंक के थ्रू, तो कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, स्मॉल आई से लिखते हैं इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर्स भी हाउस होल्ड में से निकल के आए, तो एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। प्रॉफिट को वैसे हम पाई से दिखाते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ये टू सेक्टर इकोनॉमी थी, हाउस होल्ड बिजनेस सेक्टर। याद है, कुछ याद आ रहा है? मैंने बना के दिखा दिया। इसी के अंदर हाउस होल्ड से भी पैसे लेता है और बिजनेस सेक्टर से ही पैसे लेता है कौन? गवर्नमेंट सेक्टर। जो पैसे लेता है वो टैक्सेस की शक्ल में लेता है और इनके ऊपर वापस खर्च करता है गवर्नमेंट, इनके घर, इनकी सड़कें बना के, इनके हॉस्पिटल बना के। इसको जी कहते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। और चौथा सेक्टर था हमारा इंटरनेशनल सेक्टर, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स। तो ये ओपन इकोनॉमी हो गई, फोर्थ सेक्टर। इन्हीं सेक्टर्स को डिस्कस किया गया है थोड़ा सा और खुल के तफसील से, ताकि आगे आने वाले गवर्नमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस को आप समझ सकें कि होते क्या है, बैंक क्या होती हैं, फर्म्स क्या होती हैं, हाउस होल्ड का क्या किरदार है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, लेबर क्या होता है, मनी क्या होती है, बैंकिंग कैसी होती है। छोटी छोटी सी एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट किया गया है। तो मैं अभी सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाऊँगा चीज़ों की। तीसरा या चौथा जो सेक्शन है, उसके अंदर गवर्नमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमी आ गई। ये गवर्नमेंट किस तरह से इकोनॉमी कंट्रोल करती है, इसके बारे में आ रही है। गवर्नमेंट्स एक्शन इन मैक्रो इकोनॉमी। तो सबसे पहले क्या होगी? फिजिकल पॉलिसी, जाहिर है। मॉनेटरी, याद है? फिजिकल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसीज, ठीक है। फिर गवर्नमेंट के टारगेट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, है ना। गवर्नमेंट के टारगेट जो हैं, ग्रोथ है, इन्फ्लेशन कम करना है और अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है। इन दोनों के दरमियान बैलेंस रखना है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम करते हैं इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन कम करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। इन दोनों के दरमियान बैलेंस करना है। तो ये हमारे गवर्नमेंट के एक्शंस आ गए सारे। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ के अलावा, फर्दर देन अदर देन ग्रोथ, पैसों के अलावा की चीज़ें। तो ये यूनिट 5 था हमारा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलप के अंदर क्या क्या आता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है, ठीक है। हैप्पीनेस आती है। डेवलप्ड और डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस का फ़र्क आता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन से मुल्क ज़्यादा डेवलप होते हैं। पॉवर्टी का पूरा डिस्कशन हुआ था इसमें, पॉवर्टी कैसे एलिविएट होती है, कैसे होती है। इसमें पॉपुलेशन का भी डिस्कशन हुआ था कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, याद है। और आखिरी सेक्शन था हमारा इकोनॉमिक्स की पूरी बुक का, वो था इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल ट्रेड होती क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है। फिर हमने देखा था इन्हीं की तनाजुर में फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज के जो रेट होते हैं वो कैसे तय होते हैं, और अगर आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। करेंसी जो है वो रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन भी होती है जो आप खुद से करते हैं। फिर करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है, और आपकी ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड ने क्या इम्पैक्ट डाला है आपके ऊपर, ठीक है। ये तो पूरे कोर्स का मैंने आपको आउटलाइन बता दी। अब जो होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि जिस बच्चे ने पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है वो आगे वीडियो देख ले, जिसने नहीं पढ़ा हुआ उसको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जिसने पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है वो कैसे क्विकली कोर्स को एक दफ़ा में ओवरव्यू अपने दिमाग में बिठा ले कि हाँ भाई इस कोर्स में टोटली ये था। तो वो काम मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। दिस इज़ जस्ट अ वेरी शॉर्ट रिव्यू फॉर एग्जामिनेशन, कि बच्चा पेपर में जाने से पहले आधे घंटे वीडियो देखे, तो उसको आधे घंटे में कुछ तो हो ही चुका है ना ऑलरेडी, और फटाफट जो है उसको पूरी पूरी इकोनॉमिक्स जो है उसको याद आ जाएगी कि क्या था। किसी प्रिंसिपल का रीज़न नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो तो आपको पता है, आपने तो पूरा कोर्स पढ़ लिया है। अगर आपने पूरा कोर्स नहीं पढ़ा, कोई चीज़ आती नहीं है आप, तो पीछे हर चीज़ की वीडियो मौजूद है हमारे पास। तो हम रीज़न नहीं बताएंगे, लेकिन हम वो तमाम चीज़ें कवर करेंगे जो कि कोर्स में होती हैं, ठीक है। तो
लेट्स सी कि हम कितनी जल्दी इसको जो है वो कवर कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 1, बताइए बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। राइटिंग को थोड़ा माफ़ कीजिएगा, आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है, इसको कहते हैं स्केर्सिटी। चीज़ें हमारे पास हमारी ज़रूरत के मुताबिक पूरी नहीं हैं। जब जब रिसोर्स ज़्यादा हैं और चीज़ें फैसले रिसोर्स कम है और फैसले हमें करने पड़ेंगे कि अब इस 100 रुपये की मैं रोटी खरीदूँ कि रोटी खरीदूँ कि आइसक्रीम खाऊँ, तो इसका मतलब है स्केर्सिटी लाजमी नतीजा निकलता है कि स्केर्सिटी की वजह से हम कोई चॉइस करेंगे। ठीक है, जब हम कोई चीज़ चूज़ करेंगे तो नेक्स्ट बेस्ट जो छोड़ी हमने वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, नॉट ऑल द रेस्ट। ये बात आपको याद होनी चाहिए थी। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारा डिसीजन ऐसा हो कि हमारी चॉइस का बेनिफिट हमेशा हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेनिफिट से ज़्यादा हो। इसी हवाले से हमने देखा था कि जो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो अनलिमिटेड अवेलेबल होते हैं, उनको हम फ्री गुड कहते हैं, और ये नॉन इकोनॉमिक गुड्स हैं जिसको हम पैसों में नहीं बेच सकते। ठीक है, और जो स्केर्स रिसोर्स हैं वही इकोनॉमिक गुड्स हैं और उन्हीं को हम पैसों में बेचते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो 4 होते हैं बुनियादी तौर पे। लैंड, हर वो जगह जहाँ पे कि कारोबार हो सकता है। लेबर, हर वो शख्स जिसकी वजह से कि जो कि कारोबार करने में हमारी हेल्प कर रहा है। ह्यूमन इनपुट। कैपिटल, वो पैसा और मशीनरी जो कि कारोबार को हमारे इनेबल करवा रही है। और एंटरप्राइज, वो शख्स जो कि रिस्क ले रहा है, ये भी एक इंसान है, लेकिन जाहिर है लेबर में ये शामिल नहीं होगा। लेबर में वर्कर होगा जो वेज लेके कर रहा है और ये रिस्क ले रहा है, पैसा इसी का है, लेबर को इसने जमा किया, लैंड भी इसने हायर की, ये जिम्मेदार है इन चीज़ों का। और लैंड के बदले रेंट मिलता है, लेबर के बदले वेजेस मिलती हैं, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्राइज को मिलता है प्रॉफिट। फैक्टर मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक टाइप ऑफ प्रोडक्शन से हटा के दूसरी टाइप ऑफ प्रोडक्शन में कितनी आसानी से लगाया जा सकता है। जैसे कि एक स्पेशलाइज मशीन है जो ख़ास किस्म के इंजन के अंदर वेल्डिंग करती है, उसको आप किसी भी जगह वेल्डिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसकी फैक्टर मोबिलिटी अच्छी नहीं है। एक ऐसा लेबर जो कि कंप्यूटर में एक्सपर्ट है, वो गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाके एक्सेल चला लेगा और किसी स्कूल में बैठ के भी एक्सेल चला लेगा, इसकी फैक्टर मोबिलिटी अच्छी है। तो वो फैक्टर्स जो कि एक टाइप की इंडस्ट्री से निकल के दूसरी टाइप की इंडस्ट्री में जा सकते हो आसानी से, हम कहेंगे फैक्टर मोबिलिटी अच्छी है। और अगर ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो कि एक टाइप की इंडस्ट्री से निकल के दूसरी टाइप की इंडस्ट्री में नहीं जा सकते, उनकी फैक्टर मोबिलिटी अच्छी नहीं है। इसी के हवाले से अब हम एक बात करते हैं कि एक चीज़ होती है, इसको हम इकोनॉमिक समझने के लिए देखते हैं कि हम हर चीज़ नहीं बना सकते। अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रोड्यूस करें तो हम अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन पर होते हैं। मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन कहलाती है पीपीसी या पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। फ्रंटियर इसको इसलिए कहते हैं कि अब इससे बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, अगर हम इसके अंदर कहीं अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसको हम कहते हैं, लेट्स सपोज ये कैपिटल गुड्स हैं और ये कंज्यूमर गुड्स हैं, तो अगर हम इसके अंदर कहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम इनएफिशिएंट हैं। इसके ऊपर कहीं भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे ज़्यादा कैपिटल और कम कंज्यूमर और ज़्यादा कंज्यूमर और कम कैपिटल में कहीं भी खड़े हैं, दोनों एफिशिएंट हैं, हमें मसला नहीं है। और इसके बाहर हम नहीं जा सकते, ये इम्पॉसिबल है। इसके बाहर जाने की सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि हम समहाउ अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बाहर निकाल दें। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कब बाहर निकलेगा? जब हम किसी भी तरह से कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्रिएट करें। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बाहर भी निकल सकता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अंदर भी आ सकता है। कैसे आता है उससे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लेते हैं कि जब हम लेट्स सपोज बहुत कम कैपिटल गुड्स और बहुत ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बना रहे हों, तो इस सूरत में लेट्स सपोज हम यहाँ से फैसला करते हैं कि हम अब कुछ कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाना चाहते हैं। तो हम जब भी कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाना चाहेंगे तो लाजमन हमें पहले से कम कंज्यूमर गुड्स बनाने होंगे। तो टू मेक मोर कैपिटल गुड्स वी आर गिविंग अप सम कंज्यूमर गुड्स, एंड दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर कैपिटल गुड्स इज लीविंग सम ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। एक छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई थी, शायद गालिबन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर आपको पता होता है तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। वो छोटी सी बात यह है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग होती है। क्या मतलब हुआ कि बिल्कुल शुरू शुरू में आप देखिएगा कि मैंने थोड़े से कंज्यूमर गुड्स कम किए, तो देखिए कर्व खुद ब खुद मुझे बता रहा है
कि बहुत सारे कैपिटल गुड्स बनना बढ़ गए, लेकिन लेटर ऑन ऐसा हुआ कि एक जगह मैं प्रोडक्शन के पहुंच गया कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे भी कंज्यूमर गुड्स कम कर दिए, तो कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। ये देख रहे हैं आप, इसको मैं दो अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ। इस कैफियत को कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। शुरू में हमने थोड़े से छोड़े तो बहुत सारे मिल गए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम थी। कैपिटल गुड गेन करने के लिए कंज्यूमर गुड छोड़ने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम थी। बाद में थोड़े से कैपिटल गुड गेन करने के लिए बहुत सारी कंज्यूमर गुड छोड़ने पड़े, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई हमारी। ये कर्व हमेशा ऐसे ही होगा। जब भी आउटवर्ड बल्जिंग कर्व बनेगा, इसको कहते हैं कॉनकेव टू ओरिजिन। और दूसरा वाला क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। जब कॉनकेव टू ओरिजिन कर्व बनेगा, हमेशा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। इसका मतलब है कि जब ऐसा बनेगा तो डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। शुरू में थोड़ा सा गेन करने के लिए बहुत सारा छोड़ना पड़ेगा, बाद में थोड़ा सा छोड़ के बहुत सारा गेन हो रहा होगा। तो अभी ये वाला ये तस्करा नहीं है, बात हो रही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्यों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है। इसलिए कि जब आपने सारे रिसोर्सेज कैपिटल कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने में लगाए हुए थे, तो उसमें वो रिसोर्सेज भी कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे जो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने में अच्छे नहीं हैं। आपने जो है वो आईटी एक्सपर्ट को भी गंदम उगाने में लगा दिया था, तो वो बेकार गंदम उगा रहा था। जैसे ही उसको हटाया कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन से और कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन में लगाया, क्योंकि वो बना ही कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन के लिए था, तो उसने एकदम से ठीक ठाक प्रोडक्शन बढ़ाई। हालांकि यहाँ की प्रोडक्शन में कोई खास कमी इसलिए नहीं है कि वो पहले कुछ ज़्यादा नहीं बना रहा था। तो बहुत से वो रिसोर्सेज जो स्पेशलाइज कर रहे थे, फैक्टर मोबिलिटी इनकी अच्छी नहीं थी, इसलिए फैक्टर मोबिलिटी पड़ी थी हमने। जिनकी फैक्टर मोबिलिटी अच्छी नहीं थी, जबरदस्ती लगाए गए थे वो काम करने के लिए। वो जब अपने असली काम पे आए, कैपिटल गुड्स बनाना शुरू किया उन्होंने, तो बहुत सारे बना सके। यहाँ पे क्यों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई? क्योंकि अब जितने गुड्स कैपिटल गुड्स बनाने के रिसोर्सेज थे, ऑलरेडी कैपिटल गुड्स बना रहे थे, और अब जब आपने उनको भी हटा दिए कंज्यूमर गुड्स बनाने से, जो कि कंज्यूमर में ही अच्छे थे, तो वो कोई खास इजाफा नहीं कर पाए कैपिटल गुड्स बनाने में। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सिचुएशन थी। एक छोटी सी बात कि अगर हालात ख़राब हो जाएं, कोई जल्जले आ जाएं, तूफान आ जाएं, जंग हो जाए, मुख्तलिफ इस तरह के केसेस के अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो इनवर्ट शिफ्ट हो सकता है। नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के हालात ख़राब हो गए। और किसी हालात में ये बाहर भी शिफ्ट होता है कि जब आपकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ही बढ़ गई, आपकी कोई माइन दरियाफ्त हो गई, आपने कोई जो है वो आपके ज़्यादा एजुकेटेड हो गई आपकी पॉपुलेशन, तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बाहर भी शिफ्ट हो सकता है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो कि हमने डिस्कस किए थे। अच्छा, अब बात करते हैं हम जल्दी से। जो सवाल है ना, इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं, वो क्या हैं? वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कहाँ से कहाँ ले गए, व्हेन, वेयर, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये बुनियादी सवाल हैं जिनको के जवाब देना होता है प्रोडक्शन के हवाले से। तो ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए ना, हमें कौन बताएगा क्या बनाओ, क्या बनाना चाहिए? हुकूमत बताएगी, हुकूमत पता नहीं क्या बताएगी, अपने फायदे की चीजें बताएगी। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए जो इकोनॉमिक सिस्टम हमने चूज किया है वो है फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। और फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम इन सवालों का जवाब कैसे देता है? क्या बनाना चाहिए जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो, कैसे बनाना चाहिए? मोस्ट एफिशिएंट तरीके से। किसके लिए बनाना चाहिए? जहां डिमांड ज्यादा हो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये जो फैसले हैं ना, ये फैसला करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में ये एक मैकेनिज्म है जो ये फैसले खुद ब खुद करवा देता है। उस मैकेनिज्म का क्या नाम है? उस मैकेनिज्म का नाम प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म समझने के लिए हम सारे काम करेंगे कि दो बुनियादी तौर पे फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे हम प्राइस मैकेनिज्म डिसाइड करते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे प्राइस है। और हम ये बताते हैं कि हमने लिखा कि जब आप ये प्लॉट करेंगे कि अगर कीमत ज़्यादा होगी तो लोग कितना ख़रीदना चाहेंगे और कीमत कम होगी तो लोग कितना ख़रीदना चाहेंगे, हमेशा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। यानी प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप हमेशा इन्वर्स है, नेगेटिव है। ठीक है, और इस इन्वर्स रिलेशनशिप को हम डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ से शो करते हैं कि जब प्राइस ज़्यादा थी तो डिमांड कम थी, जब प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ गई। ये प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये प्राइस डिमांड का कर्व बनता है। और डिमांड के कर्व के साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, अगेन मैं कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं याददाश्त में आपकी डाल रहा हूँ कि डिमांड के कर्व की शक्ल आपको बताएगी कि डिमांड कितनी रिस्पॉन्सिव है टूवर्ड्स प्राइस। अगर डिमांड का कर्व लेटा हुआ है
तो ये बहुत रिस्पॉन्सिव है हम लोगों की तरह, कि जब हमसे कोई कहा जाता है भाई एफिशिएंट बनो तो हम लेट जाते हैं, ठीक है। और अगर वो खड़ा हुआ है तो वो बहुत इनएफिशिएंट, बहुत ज़्यादा कम रिस्पॉन्सिव है, यार बहुत सुस्ती हो रही है इसलिए खड़ा हो गया। ऐसा होता नहीं है, उल्टा है। लेकिन बादल डिमांड का कर्व अगर खड़ा हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा लेस रिस्पॉन्सिव है। आप सिर्फ ड्रॉ करके देख सकते हैं, ये देखिए प्राइस को कम कीजिए, इतना कम कर दीजिए प्राइस को, डिमांड में देखें कितना इजाफा हुआ, थोड़ा सा। प्राइस बहुत ज़्यादा कम हुई, डिमांड थोड़ी सी बढ़ी, लेस रिस्पॉन्सिव। जितना वर्टिकल कर्व होगा प्राइस को उतना ही लेस रिस्पॉन्सिव होगा। और जितना लेटा हुआ कर्व होगा, ये देख लीजिए, यहाँ बना लेते हैं कि थोड़ी सी प्राइस कम करके देखिए, तो देखिए डिमांड में कितना सारी कमी हो गई। तो जितना लेटेगा उतना प्राइस को रिस्पॉन्सिव होगा, जितना खड़ा होगा उतना प्राइस को कम रिस्पॉन्सिव होगा। इसको हम कहते हैं, जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव टू प्राइस होता है, कि इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव टू प्राइस होता है इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है। जो लेस रिस्पॉन्सिव होता है उसको कहते हैं उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है। कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस को रिस्पॉन्सिवनेस, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत कम है, इन इलास्टिक गुड है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा है, इलास्टिक गुड है। एग्जाम्पल क्या है उसकी? इसकी एग्जाम्पल है वो चीज़ जो या तो नेसेसिटीज़ हो, उनकी रिस्पॉन्सिवनेस कम क्यों होती है? कि अगर प्राइस कम होती है फिर भी लोग ज़्यादा इसलिए नहीं खरीदते कि वो ऑलरेडी लोगों ने ज़रूरत के हिसाब से खरीदी भी होती हैं। और प्राइस ज़्यादा होती है फिर भी लोग डिमांड इसलिए कम नहीं करते कि भाई कहाँ जाएंगे, नेसेसिटी है। एक मिसाल दे दी, बाकी आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम इलास्टिक गुड्स में उनको लेते हैं जो कि लग्जरी गुड्स होते हैं। अगर ज़रा सी प्राइस बढ़ती है लोग कहते हैं छोड़ो यार नेसेसिटीज़ खरीदो भाई, और अगर प्राइस कम हो जाती है तो फटाफट ज़्यादा खरीदते हैं कि अरे भाई सस्ती हो गई, इतनी अच्छी चीज़ थी, ठीक है। तो इलास्टिक और इलास्टिक का कॉन्सेप्ट भी डिमांड के साथ ही बता दिया मैंने। और यूं सप्लाई भी एक चीज़ होती है। डिमांड तो आपने लोगों से पूछा ना कि इस प्राइस पे आप कितना खरीदना चाहते हैं, खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अ पर्सन इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस। हैज ही ब्रॉट दैट इज नॉट द आंसर, ये सवाल ही नहीं है। विलिंगनेस बताती है खाली, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, नॉट द एक्चुअल परचेज। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड तो 50,000 हो लेकिन बिकता 5,000 हो, उसके दूसरे फैक्टर्स होंगे कि भाई वो किसी वजह से नहीं ले पा रहे, या तो अल्टरनेट बहुत थे, सब्सिट्यूट हो गए, किसी और प्रोडक्ट की कोई अच्छी क्वालिटी मिल गई, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। लेकिन आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है ये सेल से नहीं पता चलता, बल्कि कैसे पता चलता है? लोगों से पूछने पता चलता है कि अगर इस प्राइस पे प्रोडक्ट बिक रहा होगा तो आप कितना लेना चाहेंगे, ठीक है। ओके, तो उसके कन्वर्सली एक और कर्व होता है जो ये देखना चाहता है कि अगर मुख्तलिफ प्राइसेस हों तो हमारा प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करना चाहेगा। और जब हमने ये ट्रैक करके देखा पता चला ये प्राइस के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है। यानी जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो प्रोड्यूसर ज़्यादा बनाना चाहते हैं, और ये नेचुरल फिनोमेना है। इसीलिए हम कहते हैं इकोनॉमिक्स समझने के लिए आप अपने आप को समझ लो। हाँ, अगर आपने अपने आप को समझ लिया तो फिर आप हर वक्त सोशल मीडिया के सामने या यूट्यूब पे बैठे नजर आओगे, तो वो इकोनॉमिक्स नहीं है। अपने आप को समझने का मतलब है कि अपनी साइकोलॉजी मार्केट के हवाले से समझ लो। आप मार्केट में जाके ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डिसीजन लेते हो। जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो ज़्यादा लेते हो, जब कोई चीज़ महंगी होती है तो कम लेते हो। अगर आप प्रोड्यूसर बन के सोचते हो तो कहते हो यार ये चीज़ महंगी हो रही है, ये चीज़ बेचनी चाहिए थी यार, ये मैं उठा लेता है, आज ये बेच रहा होता, ठीक है ना। आजकल तो हर बच्चे को क्रिप्टो का तो कम से कम ट्रेडिंग का जहन में होता है, क्रिप्टो चढ़ रही है तो यार काश मेरे पास होती, चढ़ी होती तो मेरे पास प्रॉफिट बढ़ गया होता। तो सप्लायर का ही कॉन्सेप्ट है कि प्राइस ज़्यादा है तो ज़्यादा बेचना चाहता है, ठीक है। उसकी विलिंगनेस टू पे है, वो एक्चुअल कितना सेल कर रहा है ये जरूरी नहीं है। तो ये विलिंगनेस है कि सप्लाई इतने में बेच सकता है, अगर पैसे बढ़ेंगे तो ज़्यादा सप्लाई बढ़ा सकता है, ठीक है। सप्लाई कर्व की भी इलास्टिसिटी होती है। सप्लाई कर्व ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब है कि जो सप्लाई कर्व खड़ा है वो इनइलास्टिक है, जो लेटा है वो इलास्टिक है। इलास्टिसिटी इज रिस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स प्राइस, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं। यानी एक ऐसा सप्लाई कर्व जरा देखिएगा जो कि यूं खड़ा है, डिमांड हो गया तो यूं खड़ा है, तो ये बता रहा है कि प्राइस कितनी बढ़ा दो सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी ज़्यादा। ये कैसे हो सकता है? जब किसी ऐसी चीज़ की प्रोडक्शन है जिसमें कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सप्लाई बढ़ा सकें। मिसाल के तौर पर स्टेडियम की सीट्स, आपको 50,000 की एक सीट बिकेगी, कितनी बेचोगे? 1,000। 1 लाख की सीट है, कितनी बेचोगे? 1,000। 10 लाख की एक सीट है, कितनी बेचोगे? 1,000। भाई गुंजाइश ही 1,000 है, मैं बढ़ाऊं कहाँ से? दूसरा स्टेडियम ले आऊं, क्या कर लूं? तो स्टेडियम की सीट्स बहुत हाईली इनलास्टिक सप्लाई होती है उनकी, जो है वो है। अच्छा, प्राइस 4 आने हैं, अब कितनी बेचोगे? 1,000, क्योंकि भाई 1,000 ही है। स्टेडियम खुलेगा तो 1,000 ही बिकेंगी। तो एक्चुअली स्टेडियम की सीट्स परफेक्टली इनलास्टिक होती हैं, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक कर्व्स का जो केस है वो ये है, सप्लाई और डिमांड दोनों में, बिल्कुल लेटा हुआ, बिल्कुल खड़ा हुआ। अच्छा, अब क्या बात हो रही है कि प्राइस को रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर पाता प्रोड्यूसर?
अगर इनलास्टिक है तो बहुत सारी प्राइस चेंज होती है, थोड़ी सी सप्लाई बढ़ती है। ये आमतौर पे किन चीज़ों के साथ होता है, अगर आप देखें तो मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, बाकी आप बुक से देखिएगा। पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स होते हैं, अगर प्राइस एकदम से बहुत बढ़ गई, ये डिमांड करके बना रहा हूँ मैं, खुशी खुशी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कोई बोलने के लिए तैयार भी नहीं है ना, बिल्कुल सुत बैठे में, लगता है कर बिल्कुल खड़ा हुआ है इनलास्टिक। लेट जाओ भाई तुम लोग ताकि रिस्पॉन्सिवनेस बढ़े। अब ये बता रहे हैं कि प्राइस कम थी, अब प्राइस बढ़ गई, फिर भी सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ी, जितनी प्राइस बढ़ी उतनी सप्लाई नहीं बढ़ी। इसकी वजह ये हो सकती है कि पेरिशेबल गुड्स हो। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो कि स्टोर नहीं किए जा सकते। जैसे मैंने उस वक्त भी कहा था टमाटर, टमाटर खाओ, एक बच्चा था वो कह रहा था कमाकर खाओ, लेकिन तोतला था तो उसने कहा टमाटर खाओ, ठीक है। तो ये हमारे साथ भी हो चुका है ऐसा, शौकतुल्ला का केस था। 100 का खुल्ला मांगने आया था, बच्चा कह रहा था कि वो नीचे शौकतुल्ला मांग रहे हैं। तो पूरा उस सब बड़ी दावत थी, पूरे खानदान वाले जमा थे, समझ में नहीं आया किसी को शौकतुल्ला किसी का जानने वाला है भाई, शौकतुल्ला आया है नीचे, वो सौदातुल्ला चाहिए। नीचे एक भाई को सौदातुल्ला चाहिए। अच्छा, तो मजाक इसलिए कर लिया कि रवानी ज़्यादा हो गई थी, काम कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा सा बीच में हंसी मजाक भी डालेंगे। प्राइस अच्छी खासी बढ़ गई, P1 से P2 हुई, और Q1 से Q2 जो हुई तो ज़्यादा नहीं हुई। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस। ये एब्सोल्यूट नहीं है, परसेंटेज चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। यही क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला है, यही क्वांटिटी सप्लाइड का फॉर्मूला है, PES और PED का, ठीक है। अच्छा, ये निकालने को भी आएगी तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, पेपर में निकालने के लिए भी आती है। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि इतनी सारी प्राइस बढ़ी, थोड़ी सी सप्लाई क्यों बढ़ी, इसलिए थोड़ी सी बढ़ी कि मैं एक मिसाल के तौर पे इसकी एक वजह हो सकती है कि पेरिशेबल गुड था। पेरिशेबल गुड की सप्लाई क्यों नहीं बढ़ सकती अरम भाई, टमाटर की सप्लाई बहुत ज्यादा क्यों नहीं बढ़ सकती, कीमत 400 600 800 1000 को टच कर गई, लेकिन टमाटर की सप्लाई मार्केट में ज्यादा नहीं हो रही, क्योंकि पीछे था ही नहीं ना। अगर पेरिशेबल था तो स्टोर नहीं हुआ होगा, तो जो पेरिशेबल गुड होता है उसकी सप्लाई खत से ज्यादा बढ़ नहीं सकती। इसी तरह से अगर इसकी प्राइस बहुत गिर गई, उल्टा कर लें, अच्छी खासी प्राइस गिर गई, तो मार्केट में बेचना थोड़ा सा ही कम किया इन्होंने। क्यों थोड़ा सा कम किया, क्योंकि कहाँ ले जाऊं फिर मैं इसको, ले जाकर स्टोर थोड़ी कर सकता हूँ। जो पेरिशेबल केस है गुड्स, इन दोनों केसेस में रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। प्राइस बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा उठा के ला के नहीं रख सकते, और प्राइस कम होती है तो कहीं उठा के सेव नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी दोनों केसेस आपको बताए थे कि दो तरह के गुड्स होते हैं ना, तो इसी तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें कि बड़ी जल्दी से आप सप्लाई बढ़ा सकते हैं। वो कर्व ऐसा होता है कि थोड़ी सी प्राइस चेंज होगी और आप बहुत सारी सप्लाई बढ़ा पाएंगे। तो आमतौर पे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, इनका स्टॉक मौजूद होता है आराम से, आपने कहा अच्छा सोफे बहुत बिक रहे हैं, गोदाम में 500 रखे हैं, ले आओ मार्केट में निकाल के रख लेते हैं सोफे, ठीक है, ड्यूरेबल गुड है ना, उठा के रख दो और निकाल के बाहर ले आओ, जब चाहो रखो, जब चाहो निकाल लो। अच्छा, पेरिशेबिलिटी, वैसे एक छोटी सी बात मैं साथ में करता हूँ, पेरिशेबिलिटी सिर्फ फ्रूट्स और सब्जियों में ही नहीं होती, बल्कि पेरिशेबिलिटी बाज़ों का टेक्नोलॉजिकल आइटम्स में भी होती है। वो एक अलग तरह की पेरिशेबिलिटी होती है, यानी टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलीट हो जाने का खतरा आपको ज़्यादा स्टॉक नहीं करने देता। एक चीज़ आपने बनाई है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज आ रही है, नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, तो एक मॉडल का आप लिमिटेड स्टॉक बनाते हैं, उससे ज़्यादा बनाते हैं इसलिए नहीं कि अगर हमने ज़्यादा बना लिया और रखा रह गया तो वो अगली दफ़ा बिकेगा ही नहीं, क्योंकि अगला मॉडल आ चुका होगा। ठीक है, तो बहरहाल ये बात हो रही थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, और इसके मैंने एक एक फैक्टर बता दिया, बाकी फैक्टर आपने नोट्स में से देख लीजिएगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ज़्यादा होने और कम होने के क्या फैक्टर्स होते हैं। बल्कि मैं अभी जब रवानी से बताता चलूँगा तो अब उनको ही बता दूंगा, पहले मैं बता दूँ कि डिमांड और सप्लाई जहाँ आपस में मीट करते हैं, ये वो खूबसूरत चीज़ है जिस पर पूरी इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है, वो है इक्विलिब्रियम, और यही है मार्केट मैकेनिज्म कि जब मार्केट में जहां डिमांड और सप्लाई मीट करेंगी, ये वो पॉइंट होगा जहां प्रोड्यूसर कहेगा कि इस प्राइस पे मैं इतना बनाना चाहता हूं, और कंज्यूमर कहेगा कि इस प्राइस पे मैं इतना खरीदना चाहता हूं, और ये दोनों सेम होंगे और मार्केट स्टेबल होगी, मार्केट सुकून में होगी, इस प्राइस पे चेंजेस हो रहे होंगे। क्या अचानक से इस इक्विलिब्रियम में कोई तब्दीली आ सकती है बगैर प्राइस को चेंज किए? प्राइस नहीं चेंज हुई, प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी डिमांड सप्लाई हिल जाए। यस, दीज आर द फैक्टर्स दैट शिफ्ट द डिमांड कर्व एंड दीज आर द फैक्टर्स दैट शिफ्ट द सप्लाई कर्व्स। कि ऐसा हो सकता है कि अचानक से डिमांड बढ़ जाए या अचानक से डिमांड का कर्व कम हो जाए बगैर डायरेक्ट प्राइस के चेंज हुए, पहले डिमांड बढ़ जाए। नॉर्मली डिमांड का कर्व कैसे किसको रिस्पॉन्स करता है? नॉर्मली डिमांड का कर्व प्राइस को रिस्पॉन्ड करता है, कि प्राइस बढ़ती है तो कम होता है, प्राइस कम होती है तो बढ़ता है, वो ये है रिस्पॉन्स, कि कर्व अपनी जगह ही रहता है और डिमांड प्राइस बढ़ने से कम होती है, प्राइस कम होने से बढ़ती है। लेकिन कहीं कहीं प्राइस वही होती है, फिर भी डिमांड बढ़ गई, उसी प्राइस पे अब ज्यादा चाहिए। कहीं कहीं प्राइस नहीं कम कम बढ़ी, लेकिन फिर भी उसी प्राइस पे अब कम चाहिए। तो ऐसा कब होता है? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को शिफ्ट करवाते हैं। उनमें नंबर 1 है इनकम।
इनकम बढ़ने से डिमांड शिफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट होती है, इनकम कम होने से डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। सब्सटीट्यूट गुड्स मिलना बंद हो जाए, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सब्सटीट्यूट गुड्स बहुत सारे मिलने शुरू हो जाए, डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और इस तरह से फैशन आ जाए, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। फैशन चले जाए, डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और भी मजीद तरीके हैं जिसकी वजह से ये शिफ्ट्स आते हैं। हैबिट्स, टेस्ट, पॉपुलेशन की चेंज होना है, पॉपुलेशन बढ़ जाने से राइटवर्ड शिफ्ट होगी, कम हो जाने से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। और इस तरह से सप्लाई के अंदर भी ऐसा ही होता है कि प्राइस नहीं चेंज हुई, फिर भी खुद ब खुद सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई का कब उसी प्राइस पर वो ज़्यादा सप्लाई कर सकता है। क्यों? उसकी एक वजह टैक्सेस लग जाने से सप्लाई कम हो जाती है और सब्सिडी मिलने से सप्लाई बढ़ जाती है। शिफ्ट करना कह रहे हैं। यही तरह से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, अगर टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हो गई तो सप्लाई जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। टेक्नोलॉजी वर्स ऑफ हो गई आपके गुड्स के लिए, आपके गुड्स के हिसाब से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ग्लोबल फैक्टर्स हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट अच्छा आ गया, आपके पीछे से आपको जो मिल रहे थे सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल वो सस्ते हो गए, सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। रॉ मटेरियल महंगा हो गया, सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सारे ही इसमें इन्वॉल्व हैं कि वो बढ़ गए तो सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, कम होगा सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होगी। तो मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो हमें बताता है कि कितना बिकेगा। और अगर इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज होता है तो नया मार्केट इक्विलिब्रियम बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये सिचुएशन थी, अचानक से गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, तो अब ये सवाल आएगा कि आपने डिमांड सप्लाई दिखाया और कहा कि बताओ टैक्स लगा दिया, कहाँ है इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट है, कहाँ नजर आ रहा है। दिमाग चलाएं, टैक्स किस पे लगाता है? सप्लाई पे लगता है, प्रोड्यूसर पे लगता है। तो टैक्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा? प्रोड्यूसर इस प्राइस पे पहले से कम बनाना चाहेगा, तो सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो पहले अगर यहाँ प्राइस थी और यहाँ क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई थी, तो अब ये पहले के बजाय यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो अब ये प्राइस है, प्राइस भी बढ़ गई और ये क्वांटिटी डिमांड और सप्लाइड है, ये क्वांटिटी भी कम हो गई। ये करके दिखाना आपको होना होता है कभी अक्सर। कोई ना कोई आपको केस दिखाया जाता है कि लेट सपोज देयर इज दिस मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट द मोमेंट। लेट सपोज के लोगों की इनकम बढ़ गई, क्या करेंगे? लोगों की इनकम बढ़ गई, अब डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखाना है आपको। आपको दिखाना है अब इसी प्राइस पे लोग ज्यादा डिमांड कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक अपवर्ड प्रेशर मिलेगा और प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी और क्वांटिटी डिमांड सप्लाइड भी दोनों ही राइट पर शिफ्ट करेंगी। लोगों की इनकम बढ़ गई, फैशन चला गया, फैशन आ गया, मुख्तलिफ सिनेरियोज पे आपको डिमांड सप्लाई के 4 केसेस हैं। 4 केसेस मैंने पहले भी जब पढ़ा रहा था तब भी बताए थे कि डिमांड बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, और दिखाएंगे इसको इस तरह से आप D1 D2 S, D1 D2 S। और हमेशा हर दफ़ा आप प्राइस भी दिखाएंगे, क्वांटिटी भी दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि यहाँ पे प्राइस कम हुई है, क्वांटिटी कम हो गई, यहाँ और उल्टा दिखा दिए तो राइटवर्ड शिफ्ट था, प्राइस बढ़ी है, क्वांटिटी बढ़ गई। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो डिमांड में तो आप दिखाएंगे कि प्राइस P1 P2 हो गई, प्राइस कम हो गई, Q1 Q2 हो गई, क्वांटिटी भी गिर गई। ये 2 कर्व हो गए। सप्लाई के भी ऐसे ही 2 कर्व होंगे कि ऐसा हो सकता है कि सप्लाई बढ़ जाए, राइटवर्ड शिफ्ट, ऐसा हो सकता है कि सप्लाई कम हो जाए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और उसकी वजह से S1 S2 और उसकी वजह से जो पहले प्राइस P1 P और Q1 थी वो P2 और Q2 पे शिफ्ट हो गई। ये इसमें इतना फ्लुएंट हो आपके, देखिए मैंने कितनी तेज़ी में बनाया, बगैर सोचे खड़े खट 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 बना दे। इसकी आपको तेज़ी आपके अंदर होनी चाहिए, इतनी तेज़ी हो कि हाथों की तेज़ी के साथ साथ ज़बान की तेज़ी भी अफेक्ट कर रही हो। 4 केसेस से चारों दिखा दिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने कवर कर लिया। चैप्टर 2 भगा रहा हूँ मैं, तेज़ी से चलता चला जा रहा हूँ। चैप्टर 2 के एंड के करीब है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। मैंने आपको कहा था कि कुछ फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, उनको बताने का वक्त आ गया है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो मैं ज़बानी बताता हूँ, लिखने में तो बहुत देर लग जाएगी। सबसे पहले कि नेसेसिटी होगा तो इनलास्टिक होगा, लग्जरी होगा तो इलास्टिक होगा, सब्सिट्यूट्स अवेलेबल होंगे तो इलास्टिक होगा, सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होंगे तो इनलास्टिक होगा। अगर कंज्यूमर्स जो हैं वो उनके पास स्विचिंग टू अ डिफरेंट पर्सन की कॉस्ट कम होगी तो इलास्टिक होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगी तो इनलास्टिक होगा। अगर कंज्यूमर के लिए ये उसकी इनकम का बहुत बड़ा प्रोपोर्शन उस पर खर्च होगा तो इलास्टिक होगा। अगर इनकम का बहुत थोड़ा सा प्रोपोर्शन खर्च होता होगा तो इनइलास्टिक होगा। सिमिलरली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के जो फैक्टर्स हैं वो भी 3-4 फैक्टर्स मैं बता देता हूँ फटाफट। एक ये कि पेरिशेबल है कि ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल होगा तो इलास्टिक होगा, पेरिशेबल होगा तो इलास्टिक होगा। अगेन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इटरेट कर रहा हूँ। आपको समझ में तो आई भी होगी बात, पढ़ा हुआ तो आपने कोर्स है, मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ खाली। इसी तरह से अगर चेंज इन प्रोडक्शन में के लिए टाइम ज़्यादा अवेलेबल मिल गया तो इलास्टिक हो जाएगा, टाइम ही नहीं है
आपसे कहा कल के कल बढ़ा दो बस सप्लाई, तो नहीं बढ़ा सकते, प्राइस कितनी बढ़ा दो कल के कल तो नहीं बढ़ेगी। तो अगर टाइम अवेलेबल कम होगा तो इलास्टिक होगा, टाइम अवेलेबल ज़्यादा होगा तो इलास्टिक होगा। अगर फैक्टर मोबिलिटी बहुत होगी कि खटाखट यहाँ से निकालो वहाँ लगा दो रिसोर्सेज और काम बढ़ जाएगा, तो इलास्टिक होगा। फैक्टर मोबिलिटी नहीं होगी तो इलास्टिक होगा। इससे आए कुछ फैक्टर्स है जो हमने बताए थे। और फिर हम बातें हैं फटाफट से अगली पॉइंट पे कि हमारा मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो हम मोस्ट रिकमेंड करते हैं। दो तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है, फुल्ली मार्केट और फुल्ली प्लान्ड। ठीक है, फुल्ली मार्केट फुल्ली प्लान्ड दोनों एग्जिस्ट अब नहीं करते, हर सूरत में मिक्स्ड ही करता है। लेकिन अभी चूंकि हम जिस फिलोसफी को फॉलो करते हैं, जिस तरह का हम मुल्क हैं और जिन मुल्कों के साथ हमारा रिलेशनशिप है, वो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ अपने आप को पुश करवाना चाहते हैं। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम की क्या खास बातें हैं, वो कैसा होता है, इसके ऊपर हमने थोड़ी देर पहले भी अभी वीडियो बनाई थी। और उसकी खास बात ये होती है कि उसके अंदर जो है वो वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होते हैं। उसमें फर्म्स जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकती हैं क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म अप्लीकेबल होता है, टैक्सेस कम होते हैं, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम होती है, एग्जिट एंट्री फ्री होता है या ईजी होता है। जितना आप फ्री के करीब जाएंगे उतना ये सारे फैक्टर्स ज़्यादा एंगेज होंगे। और जबकि प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम में हर डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर आप कोई भी मूव नहीं कर सकते। जबकि दुनिया में सारी इकोनॉमीज इनके बीच में ही कहीं हैं, कोई ज़्यादा फ्री मार्केट की तरफ ज़्यादा है, कोई प्लान्ड की तरफ ज़्यादा है। उसकी मिसाल मैंने दी, अमेरिका काफ़ी फ्री है और रशिया काफ़ी प्लान्ड है, या चाइना काफ़ी प्लान्ड है। ठीक है, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी को हम सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस के डिसीजंस डिमांड सप्लाई बता देती हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी में कुछ, लेकिन जब हम करते हैं तो फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे मैंने बताया, अच्छे खासे गुड्स अवेलेबल होते हैं, प्राइस कम होती है, कंपटीशन ठीक ठाक होता है, लोगों के पास चॉइसेस खूब होती हैं, प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा होता है क्योंकि टैक्स कम लग रहे होते हैं तो अपनी मर्जी से वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना रहा होता है। और रिसर्च इंसेंटिव होता है कि वो अगर नई से नई चीज़ ईजाद करेगा तो उस वक्त उसको अचानक से ज़्यादा प्राइस मिल जाएगी। फिर बाद में लोग उसके अंदर कूदेंगे तो वापस प्राइस नीचे आएगी, जब तक वो अगली चीज़ ईजाद कर लेगा, जिसको हम ब्लू ओशन कहते हैं। और लेकिन डिसएडवांटेज भी है ना, फ्री मार्केट सिस्टम के डिसएडवांटेज में, जिसको हमने कहा था कि एक्सटर्नैलिटीज़ भी होती हैं। और एक्सटर्नैलिटीज़ जो है वो हम जब देखते हैं कि सोशल कॉस्ट जब ज़्यादा हो गई प्राइवेट कॉस्ट से, तो अपना सोशल बेनिफिट से, तो हम उस चीज़ को बनाने के खिलाफ होते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि उसकी एक्सटर्नैलिटीज़ को कम किया जाए। तो आपको याद है हमने कहा था प्राइवेट कॉस्ट प्लस सोशल, एक्सटर्नल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सोशल कॉस्ट, प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट इज इक्वल्स टू सोशल बेनिफिट। जब तक सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट से ज़्यादा ना हो तब तक हम उस चीज़ को नहीं बनाना पसंद करते। तो गवर्नमेंट जो है वो उन केसेस में इंटरवीन करती है। किन केसेस में? जिस केसेस में एक्सटर्नैलिटीज़ काफ़ी होती हैं। वो एक्सटर्नैलिटीज़ क्या है जो मार्केट सिस्टम में होती हैं? मार्केट सिस्टम की एक्सटर्नैलिटीज़ की पहली मिसाल है कि मेरिट गुड्स नहीं बनते, वो चीज़ें नहीं बनती जो कि बनाना ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, क्योंकि वो फॉर प्रॉफिट काम कर रहे होते हैं। बहुत से लोग रह जाते हैं ऐसे जिनको कि चीज़ें मिलनी चाहिए थी, लेकिन इनकम ना होने की वजह से गरीब लोगों का नुकसान होता है। हार्मफुल गुड्स बन रहे होते हैं। एक इफेक्ट है कि एनवायरनमेंट के ऊपर बुरा फर्क पड़ रहा होता है। हमने देखा कि पब्लिक गुड्स नहीं बनते, ठीक है, हमने देखा कि मोनोपोली बन जाती है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं किस केस में? मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में। इनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के केस में क्या क्या गवर्नमेंट करती है? गवर्नमेंट एज अ रेगुलेटर पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर गुड्स बना के दे देती है डायरेक्टली, गवर्नमेंट एज अ इनकम रिडिस्ट्रीब्यूटर आ जाती है, और गवर्नमेंट एज ए कंज्यूमर भी आ जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट इस तरह से इन मसलों को हल करती है। जहां पब्लिक गुड नहीं बन रहे प्रोड्यूसर बन के बना देती है, जहां लोग पुअर हैं वहाँ इनकम रिडिस्ट्रीब्यूट करके इनको पैसे दे देती है, जहां मैरिज गुड नहीं बन रहे वहाँ पे सब्सिडी देकर कहती है कि आप बना लो यार, हम सस्ता कर देते हैं आपको। जहाँ हार्मफुल गुड बन रहे हैं वहाँ रेगुलेटर बन के उनको पाबंदी लगा देती है, इन्वायरमेंट के ऊपर ना अफेक्ट करो। जहाँ मोनोपोली हो रही है या तो खुद घुस जाती है कि मैं ही वो कारोबार कर लेती हूँ ताकि लोगों को नुकसान ना मोनोपोली का, या फिर उनके ऊपर हाई सख्त किस्म की पॉलिसीज अप्लाई कर देती है। हमने ये भी देखा लेकिन कि गवर्नमेंट की जो मार्केट में डायरेक्ट इंटरवेंशन है ना, यानी प्राइस कंट्रोल के इंटरवेंशन, वो काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि दो तरह के इफेक्ट होते हैं मार्केट में, या तो गवर्नमेंट प्राइस को ऊपर करके फिक्स कर देती है कि इससे नीचे नहीं जा सकते, इसको प्राइस फ्लोरिंग कहते हैं। इसी केसेस में हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई पैदा हो जाती है और इसको गवर्नमेंट फिर एक्सपोर्ट करके मामला निपटाती है। और इस केस में जो है जब गवर्नमेंट कहती है इससे ज़्यादा प्राइस डायरेक्टली फिक्स करके कहती है इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए प्राइस, इसको प्राइस सीलिंग कहते हैं। इस केस में शॉर्टेज हो जाती है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई नहीं होती, तो गवर्नमेंट इस केस में राशनिंग करती है। लेकिन राशनिंग के केस में हमेशा क्या नतीजा निकलता है? ब्लैक मार्केटिंग होती है। उससे ज़्यादा बेहतर था कि अगर आपको किसी चीज़ की प्राइस गिरानी थी तो सब्सिडाइज करके प्राइस नीचे ले आते, रादर देन के इतना डायरेक्ट मार्केट में आपने उसके प्राइस को कंट्रोल कर लिया।
और गवर्नमेंट के मार्केट में अपने एक्शंस लेने के कुछ और नुकसानात भी हैं। जैसे कि सबसे बड़ा नुकसान गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट लेट होती है, कभी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही होती, और इस केस में उसका इफेक्ट देर से होता है। टैक्सेस लगाने हैं, सब्सिडीज़ देनी है, सब्सिडीज़ के ही पैसे लगते हैं, टैक्सेस भी पैसों से आते हैं, लोगों का इकोनॉमी में इम्पैक्ट, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और इसी तरह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। यहाँ पे पार्ट 1 को हम पॉज करते हैं, आपको पार्ट 1 के साथ दोबारा आपके साथ आएंगे, बस 5 मिनट में दोबारा आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।